नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक भारत की खोज पढ़ाने जा रही हूँ। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी रूपांतर है और संक्षेप में भी इसको आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। आइए उनके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1989 से 1964, 1889 1964। सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में अर्थात उनके संरक्षण में, उनके द्वारा मार्गदर्शन में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। कहाँ तक? ये आपका क्वेश्चनिंग बन सकता है कि देश आज़ाद हुआ, वो कितने से कितने सन तक प्रधानमंत्री रहे। तो 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है। सर्वविदित मतलब सभी लोग जानते हैं। उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक के में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भारत की खोज के बारे में क्या वक्तव्य दिया है। तो ये पूछ भी सकता है कि इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीति और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसको किसने कहा, लिखा, बोला है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता से जानना, समझना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप सबका कि कितने क्वेश्चन बन गए कि इसी में कि उन्होंने कितने से कितने तक प्रधानमंत्री रहे। 1947 से 1964 तक रहे। ठीक है, अब उनके बाद उनकी लिखी पुस्तक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा उनकी और पुस्तक कौन सी है? विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा। ठीक है, ये सब। और उसके बाद सिंधु घाटी, इसमें पुस्तक में यह प्रकाशित है 1946 में। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1946 में। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए, पहला चैप्टर है आपका अहमदनगर का किला, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पे रहते हुए इस पुस्तक का लेखन कार्य किया था। तो अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 में। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। कहाँ? अहमदनगर का किला। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। स्थायी सहचर मतलब मेरे साथ रहने वाला सहचर रहा है। कौन? चांद। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अब यहाँ पे ये आपको दिखाया भी गया है अहमदनगर का किला। यहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को
कैद किया गया था। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की। अब देखिए, एक बार गए थे 13 अप्रैल 1944 में, उसके बाद 53 में भी गए थे, 1953 में। और ये उनकी कौन सी जेल यात्रा थी? 9वीं जेल यात्रा थी। अब ये यहाँ पे आपका अहमदनगर किले का वो कक्ष जहाँ 1942 और 1945 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। ठीक है, तो अतीत का भार। अब इसी में दूसरा टॉपिक है कि दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपते धूप में भी फूलों की क्यारियों बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई, अर्थात टूटे फूटे पत्थरों से भरी हुई थी। क्योंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुरभिसंधियां देखी, अर्थात बहुत कठिनाई से एक होने वाली संधि देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि में इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, या इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद आ जाती है, पर इससे जुड़ी हुई एक घटना आज भी याद आ जाती है। यह घटना है चांद बेबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। अब यहाँ पे कौन? अहमदनगर के किले में। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई, उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तब यहाँ आपका चांद बेबी का किससे ने साहस से किसका मुकाबला किया था? अकबर की शाही सेना के विरुद्ध। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली, मंजूरी मतलब इजाजत, और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। कोई साधन भी, हथियार भी नहीं थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अब यहाँ पे इनका भी ये सेंटेंस याद रखने लायक है कि गेटे ने भारत की खोज के बारे में क्या लिखा। तो उन्होंने लिखा कि कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, अर्थात जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं से होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उनकी विजयों के उल्लास का, उनकी पराजयों की दुखद यंत्रणा मतलब जो उनको दुख दिया गया, परेशान किया गया, तकलीफ दी गई, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिसकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिससे पूरी मानव जात की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता है। अलबत्ता एक बात हम लोगों में विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों मतलब हड्डियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारी भावी रूप बनेगा। भावी मतलब भविष्य भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती हैं।
मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता